Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे दांत बहुत हेल्दी हों, ताकि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी सेहत जो है वो बहुत डायरेक्टली जुड़ी हुई है हमारी डेंटल हाइजीन के साथ। आज इस हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है? अब तो मुझे लगता है कि लोगों को टूथब्रश करना आ गया है, आसानी हो गई है, तो दांतों के मसाइल जो है वो कम होने चाहिए। तो आपको लगता है कि हम अपनी डेंटल हाइजीन जो है उसकी परवाह करते हैं? कहते किसको है एक प्रॉपर डेंटल हाइजीन? अच्छा, आप अगर बिग सिटीज़ के हद तक बात करें तो वहाँ तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई। लोग ब्रश जान गए अब करते, और थोड़े से तरीका भी उसका जान गए। लेकिन अगर आप विलेज साइड पे चले जाए ना, तो अभी तक वो कंसेप्ट अभी भी नहीं है इतना। अच्छा। वो लोग ना ब्रश करते सही, प्रॉपर भी नहीं करते। वो कहते होंगे ब्रश करते, लेकिन वो करते होंगे 10-15 सेकंड के लिए, जो रिकमेंडेड नहीं है। मतलब 2 मिनट तक तो कम से कम ब्रश होना चाहिए। ठीक है। तो उस वजह से अभी भी विलेज साइड पे काफ़ी इश्यूज़ है। जिस तरह यूरोप कंट्रीज़ उन्होंने ग्रो किया और उन्होंने मेंटेन करी अपने ओरल हाइजीन वगैरह ना, इस तरह अभी तक हमारी काफ़ी डिफिशियंसीज़ है। ठीक है, आप कह रहे हैं 2 मिनट तक ब्रशिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, 2 मिनट तक और 2 टाइम करनी चाहिए। 2 टाइम, सुबह और रात को? रात को जी। सुबह भी अक्सर लोग नाश्ते से पहले करते हैं, हालांकि नाश्ते के बाद करना चाहिए टूथब्रश। ठीक है। नाश्ते के आधे घंटे बाद करना चाहिए, और रात को सोने से पहले करना चाहिए, ताकि उसके बाद आप कुछ ना खाएं। ठीक है। और क्या ये काफ़ी है, या बहुत सारे लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ माउथ वॉशेस, उनकी भी ज़रूरत है कि वो भी आप कुलियाँ करें या उससे भी आप रिंस करते रहें? देखो, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा केयर पे जाते हैं ना, तो उसके बाद ब्रशिंग से के बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है वो फ्लॉसिंग आती है। ठीक है। माउथ वॉश से भी ज़्यादा ज़रूरी फ्लॉसिंग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फ़र्ज़ करिए आपका गोश्त कहीं फंस जाए दांतों में, खाना फंस जाए, वो ब्रश से नहीं निकलता, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्लॉसिंग। उससे आपका गम भी ख़राब होता है और दोनों दांत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ खाना फंसता है वहाँ बैक्टीरिया के मज़े हैं। ठीक है। तो वो उस पर आके बैठ के ना एसिड प्रोड्यूस करके ना दोनों दांत ख़राब कर देंगे। फिर उसके बाद अगर आप जाते हैं तो फिर माउथ वॉश पे चले जाए। फिर माउथ वॉश भी रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसकी फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स है थोड़े से। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो फीमेल शायद छोड़ भी दे कि माउथ वॉश यूज़ करना ही छोड़ दे। क्योंकि लॉन्ग टर्म इसमें यूज़ करने से दांतों का कलर येलो हो जाता है, थोड़ा येलो हो जाता है। ये इसका एक बिग साइड इफेक्ट है। बिल्कुल सही। हाँ, तो हम इसको कभी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल वो नहीं करते। या इसका आसान तरीका ये, आप नमक में, नीम गर्म पानी में ना नमक मिला के उसके साथ खुली किया करें। हाँ जी, वो भी एक माउथ वॉश की तरह काम करता है। बिल्कुल, बल्कि बहुत इफेक्टिव बहुत इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन हम लोगों को आदत है ना, जब तक हम महंगे महंगे ब्रांड की चीज़ें नहीं खरीदें तो हमें तसल्ली नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मैंने देखा है कि जेनेटिकली भी बाज़ जीन्स में जो होता है, कि मैंने देखा है ख़ानदान में एक उम्र में बुज़ुर्गों के दांत गिरे तो उस उम्र में आके दांत बस गिर जाते हैं सबके, और दांत निकलने के भी मसाइल इसी तरह से कि अगर पेरेंट्स में से किसी को दांत लेट निकले थे या आगे पीछे निकले थे तो बच्चों में भी वो आ रहा था। तो ये जेनेटिकली भी आ रहा होता है? जी जी, जेनेटिक्स पर बड़ा रोल इसका है, इसमें जेनेटिक्स का। जिस तरह ज़्यादातर रोल उसमें है, जब फर्ज करिए वालदा की या वालिद के दांत टेढ़े हैं, ठीक है, तो जब उसकी बेटी होगी या बेटा होगा तो चांस है कि उसकी भी टेढ़े दांत हो। ठीक है। वालिद वालदा की जगह अगर आप दादा और उन पे जाए ना और उनके टेढ़े ना, तो वो भी पॉसिबल कि वो जीन्स भी किसी तरह से इसको डिले नहीं कर सकते। जैसे एजिंग को डिले करने के आजकल 100 तरीके आ गए हैं जी। तो अगर डेंटल हाइजीन में भी तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि अगर खानदान में बुजुर्गों के दांत जो हैं वो 70-80 साल की 60 साल की उम्र में गिर जाते थे या ख़त्म हो जाते थे, तो अब ज़्यादा अच्छे मेंटेन किए जा सकते हो लेटर एजेस तक? बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा है। बिल्कुल हो सकते हैं आप। मैं अक्सर मरीज़ को कहता हूँ ना, आप इनको साफ़ रखें, प्रॉपर केयर करें, आपके साथ कब्र तक जाएंगे दांत। अच्छा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे, आप देखें ना, आप ओल्ड एज जिस तरह आपके मेरे दादा थे ना, उनके मेरे ख्याल में पूरे मुंह में एक दांत भी नहीं गिरा था। अच्छा, कंप्लीट दांत थे। मेरे ख्याल में 1995 में उसकी। तो वो क्या करते थे फिर? तो वो देखो उसकी डाइट, मुझे पता है कि वो किस तरह डाइट रखते थे। अच्छा, वो डाइट क्या है? डाइट मतलब उसने कभी पेप्सी नहीं पी होगी। मुझे नहीं याद उसने कभी चॉकलेट खाया हो ना, वो स्वीट ज़्यादा लेता था ना, मतलब प्रॉपर ब्रशिंग करता था, दांतों को साफ़ करता था। मुझे भी याद है, बाहर धूप में बैठ के वो लगा रहता था, ब्रश साफ़ करता दांत। अब हमारी डाइट चेंज हो गई, ठीक है, अब हम पेप्सी पे शिफ्ट हो गए और बहुत स्वीट्स वगैरह। आज देखो ना बेकरीज वगैरह कितना वो है, तो उस पर फिर सफाई वो नहीं होगी। राइट। अगर अब मैं वैसे एक जनरली बताता हूँ, हम अक्सर कहते हैं मरीज़ को ना, क्वेश्चन पूछते कि यार एक गिलास में पेप्सी पड़ा है, एक बंदा जो है ना उसको सारा एक शेप में सारा पी लेता है, दूसरा जो है ना एक शेप लेता है, फिर 10 मिनट बाद दूसरा लेता है, फिर 10 मिनट बाद तीसरा, तो कौन से के ज़्यादा दांत इफेक्ट होंगे?
तो जो एक सेब लेता है उसको इतना इफेक्ट नहीं होगा, वो जब एक में ले लेगा। जो बार बार लेता है तो उसको बार बार वो एक्सपोज करता है, बार बार एक्सपोज करता है। राइट। अगर फर्ज के एक किस सेब ले चीज से एक्सपोज करता है? मतलब एसिडिक। एसिडिक। हाँ, तो उधर एसिड आ जाएगा, एसिड दांत को खराब करते हैं। यानी वो तमाम चीजें जो एसिडिक हैं, जो एसिडिक है वो खराब करते हैं, जो स्वीट्स है कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो खराब करते हैं। स्वीट्स क्या होता है, वो बैक्टीरिया खाती है, बैक्टीरिया पर एसिड प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो उधर भी एंड प्रोडक्ट एसिड ही है, तो वो भी खराब कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो ये डाइट्स बहुत चेंज हो गई। इसका मतलब है कि हमने अपने खाने में एसिडिक चीज़ें जो हैं और ज़्यादा मीठी चीज़ें खाकर फिर अपने दांत अगर हम खा लें और उसके बाद कुली कर लें या रिंस कर लें, फ़ौरन नहीं करना। मतलब ब्रश अगर करना है तो फिर उसके आधे घंटे बाद करें। अच्छा। हाँ, कुली कर सकती हैं, लेकिन ब्रश अगर, क्योंकि वो दांत पर सरफेस एसिड जो है ना, सरफेस को थोड़ा नरम कर लेता है। तो अगर फ़ौरन ब्रश करेंगे ना तो वो सरफेस थोड़ा सा वो रगड़ जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब रगड़ कर लेता है। तो साथ वो कोशिश करें आधे घंटे बाद करें ब्रश। राइट। अच्छा, दांतों में जो कैविटीज़ हैं और कीड़ा लगना है, ये क्या सिर्फ मीठा लगने की वजह से है या इसका भी कोई ताल्लुक जो है वो हमारी ओवरऑल डेंटल हाइजीन के साथ साथ जेनेटिक्स से है, और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखो, जेनेटिक्स से उस सेंस तक है कि आपके दांत बने किस तरह हैं। अब बाज़ औक़ात इसमें बनते हैं पिट एंड फिशर, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, वो आपका समझ लें कि जेनेटिक्स में आपकी दांत की शेप इस तरह बन गई कि उसमें इतना आसानी से खाना पचता है। आप ब्रश लगा भी देना तो उधर ब्रश नहीं पहुंचता। तो एक ये भी काज होगा। दूसरा, जेनेटिकली भी किसी के दांत वालिद की मजबूत है तो बच्चों के भी मजबूत होंगे। ये भी जेनेटिक इसमें रोल अदा करते हैं। तो उसका फिर ये होता है कि उसकी प्रिवेंशन अच्छी होती है। ठीक है। अब मैं खुद आपके अपने दांतों का बताऊँ, अल्लाह के फजल से एक पिट एंड फिशर नहीं है। हाँ। तो मुझे अभी कोई, अगर मेरे पिट एंड फिशर होते तो शायद मेरे अभी दांत में 4-5 वो होते, फीलिंग्स होते। ठीक है। या जेनेटिकली मेरे दांत थोड़ी सी वीक होते। मेरे वालिद की भी माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रांग दांत है। तो आज शायद मेरी भी, फिर वो क्या होते हैं, ख़राब जल्दी होते हैं। ठीक है। एक्सपोज ज़्यादा थोड़ी सी चीज़। जिनके नहीं है वालिदैन के अच्छे और उनको बदकिस्मती से नहीं वो है, साफ रखेंगे तो चलेंगे, मिलेंगे तो चलेंगे। हाँ, फिर डेंटिस्ट को चेक कराए ना, अगर उसमें पिट एंड फिशर्स है। बहुत हमारे पास पेशेंट आते हैं, थोड़ा इस्लामाबाद में अवेयरनेस हो गई ना, तो हम उसको फिर उस कीड़ा साफ करके थोड़ी इसमें एक मटेरियल आता है वो डाल देते हैं, तो वो सेफ हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा, बच्चों के दांत जब निकल रहे होते हैं वो बाज़-औक़ात गैर हमवार निकलते हैं, आगे पीछे निकलते हैं, और ब्रेसेस जो हैं वो हर बच्चे को आजकल लगे हुए हैं। ये क्या कोई ब्रेसेस का फैशन है कि ज़रूरत होती है हर बंदे को कि वो एक टाइम पे ब्रेसेस लगाए? ये भी थोड़ा सा जेनेटिक्स के साथ भी ताल्लुक़ है इनका, और दूसरा ये ना कि वही फिर फूड की बात फिर आ जाती है। अगर हम आप अपना देखिए, मुझे ही नहीं याद कि मैं कभी डेंटिस्ट के पास गया दांत निकालने के लिए। उसकी वजह क्या थी कि मैं नेचुरल चीज़ें खाता था और सख्त चीज़ें खाता था। सख्त चीज़ें खानी चाहिए बच्चों को, जिस तरह गंडेरी आ गई। अच्छा। उसको दे दो कि वो खाएं। सेब काट के ना दो उसको को उस पर चक मारो, खुद खाओ। जिस तरह गाजर आई है उसको को खाओ। ये एक पूरा मैकेनिज्म है। अगर हम उसको सॉफ्ट डाइट दे दे तो वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। हार्ड फूड प्लस बॉडी का अपना रिएक्शन, वो दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं ना तो दूध का दांत गिर जाता है और अब दूसरा दांत अपने टाइम पे आता है। ठीक है। तो हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ वो ये मैकेनिज्म डिस्टर्ब कर लेते हैं। मेरे पास बेतहाशा पेशेंट आते, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का जो है ना पक्का वाला दांत आ गया, दूध वाला भी नहीं गिरा। तो फिर वो मैं निकालता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, दूध वाले ने जगह लिया होता है और वो पक्का दांत आ जाता है, उसको जगह ही नहीं मिलता। तो इस वजह से सारा वो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। ठीक है। तो फिर टेढ़े शेढ़े आ जाते हैं इस तरह, या हम पहले से निकाल देते हैं, कीड़ा लग गया दांत को अपनी उम्र पे, अपनी वक्त पे निकलना चाहिए। अगर आप उसको पहले निकालेंगे तो उसका चांस है कि फर्ज करें मैंने ये दांत निकाल दिया तो वो दांत आगे आएगा। तो जब ये अपना परमानेंट दांत आएगा तो उसकी जगह ही नहीं होगी, तो वो टेढ़ा आएगा। ठीक है। तो ये फिर ब्रेसेस जो हैं वो इन मसलों का हल है? जी, ब्रेसेस बिल्कुल हल है। अच्छा। अगर आप अर्ली एज में जितना ज़्यादा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल एंड तक चले जाए तो कभी कभार ब्रेसेस भी फिर लिमिट हो जाती है, वो हम उसके लिए सर्जरी करते हैं। जिस तरह किसी का जॉ बहुत बड़ा होता है लोअर, आप टीवी पे देखिए बहुत लोगों के इस तरह होंगे ना, उसका बहुत बड़ा, अब उसको क्या है, उसको अब उम्र वो एज है कि वो ब्रेसेस से सिर्फ हम कैमोफ्लेज कर सकते हैं। मतलब कि दांत तो ठीक कर लेंगे सीधे, लेकिन हड्डी पीछे नहीं जाएगी। उसके लिए सर्जरी करेंगे, इधर से हड्डी काटेंगे, इसको छोटी करेंगे, पीछे ले जाएंगे। तो इसको ये पूरा सिस्टम होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये भी बता दीजिएगा कि मुंह में बदबू आना, स्मेल आना, ये भी बाज़-औक़ात बहुत कंसर्निंग होता है लोगों के लिए। जी बिल्कुल। इसका क्या इलाज है और इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो काज रिमूव करना चाहिए। काज फर्ज करे उसके मुंह में गंद पड़ा है, कैलकुलस वगैरह बहुत पड़ा है ना, तो उसको स्केलिंग की ज़रूरत है, डीप स्केलिंग की ज़रूरत है, और फिर पॉलिश की ज़रूरत है। तो उससे ये रिमूव हो जाएगा। दूसरी जो मेन बात है, कभी कभार हम टंग क्लीन नहीं करते,
ज़ुबान एक जरासीम के लिए समझ लो एक ज़बरदस्त सी वो के लिए काम करता है, उसके ऊपर बैठते रहते हैं जरासीम। तो टंग ज़रूर क्लीन करना चाहिए, उससे भी स्मेल आती है। ठीक है। तो उसके आजकल टूथपेस्ट में देखो ना, पीछे टूथब्रश में बिल्कुल टंग क्लीनर लगा होता है। तो दूसरा टंग क्लीन किया करें, ठीक है। तीसरा हमने ये देखना होता है कि उसको कोई प्रोस्थेसिस वगैरह तो नहीं, मतलब कोई दांत लगे फिक्स वगैरह, उसके नीचे तो कहीं काना नहीं पसता, साइड में तो कहीं काना नहीं पसता, ठीक है। वो फिर गल सड़ जाके स्मेल आ जाती है, ये भी देखना पड़ता है। फिर आखिर में हम कोई स्टमक का भी देख लेते हैं कि वो इशू है कि नहीं। लेकिन मतलब 95% इश्यूज जो है ना दांत में गंद जमे की वजह से होती है। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, गम्स के भी मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बाजू का दांत तो हेल्दी होते हैं, लेकिन मसूड़े जो हैं उनमें पायरिया कहते हैं कि उसका मसला होता है, जिसकी पेरियोडोंटाइटिस या जिंजाइटिस के मसूड़ों से, हाँ जी, जिंजाइटिस के खून आता है, ब्रश करें तो खून आता है। ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज होता है? उसका ये होता है ना, अब दांत का और मसूड़े के दरमियान नेचुरल स्पेस अल्लाह ने रखी होती है, उससे एक फ्लूइड आता है, तो वो जो है ना वो साफ करता रहता है। अगर वो उसमें गंद फंस जाए, खुराक फंस जाए, कोई चीज़ फंस जाए ना, तो ये आराम से पस के ना ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उधर फिर मसूड़ा, वो हार्ड चीज़ जो मसूड़े को ज़ख्मी कर रहा है, गम्स को ज़ख्मी कर रहा है, तो जो ही आप गम को टच करें तो उससे ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। इसका हल क्या है? हल इसका ये कि इसकी स्केलिंग होगी प्रॉपर, राइट। डॉक्टर के पास जाके उसको प्रॉपर क्लीन करेगा डॉक्टर, और उसके बाद पॉलिश कर दे तो फिर ब्लीडिंग, बैड ब्रेथ वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये एक मसला है जो कि गम्स डिजीज जो है, ये एक प्रॉपर मसला है। जी, अगर इसी सीवियर स्टेज में चले जाए उसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। फिर इसका मतलब ये कि आपकी यही गंद जो है ना, ये नीचे हड्डी को और मसूड़े को खाएगा, मतलब हड्डी नीचे जाएगी और मसूड़ा भी नीचे जाएगा, आखिर में दांत हिलने लग जाते जी। बिल्कुल, हम कभी कभार मैं इसको रुई से पकड़ के निकाल देता हूँ। अच्छा, तो वहाँ तक भी आ जाते हैं स्टेज। बिल्कुल सही। तो इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि ये मामला जो हैं, और अगर कोई इसमें अभी इसका शिकार है और इस मसले को फेस कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो अगर ये शिकार हुआ है बंदा और उसको हुआ है, तो एक तो हम देख लेंगे कि कौन सी ग्रेड की मोबिलिटी है। ठीक है। अगर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर सफाई से भी उनका काम नहीं चलेगा। ठीक है। फिर उसके लिए हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी ये है कि ऊपर पैलेट से, तालू से थोड़ा सा गोश्त लेके और इधर आर्टिफिशियल बोन डाल के ना, तो उसका वो दोबारा बहाल कर देते हैं। तो ये सर्जरी उसकी छोटी सी सर्जरी तो नहीं है, तो खासी मतलब बंदा बातचीत तो नहीं कर सकता होगा, कुछ दिन में तकलीफ होगी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेव मोबिलिटी में, जिसका दांत बिल्कुल हिल रहा हो। अब कुछ दिन पहले मेरे साथ किसी पेशेंट ने रब्ता किया, डॉक्टर साहब मेरी ये, तो मैंने उनको बता दिया, लेकिन आपकी बात पेशेंट राज़ी नहीं होते आसानी से। उनको जो ही आप कहो ना कि मैंने आपके पैलेट से गोश्त लेना है या बोन डालना है, तो बस वो फिर डर जाते, नहीं डॉक्टर साहब ठीक। लेकिन अगर तो क्या सिर्फ दांतों की हाइजीन मेंटेन करने से इन तमाम मसाइल से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल बचा जा सकता है। आप सिर्फ दांत वो मेंटेन करिए, डाइट मेंटेन करिए, और दूसरा ये स्मोकिंग हो गया, पान चाली, ये चीज़ें अवॉइड करें, इससे कैंसर और बहुत इश्यूज भी इसके साथ आ जाते हैं। इनको भी साथ अवॉइड करना चाहिए जितने कर सकता है बंदा। अच्छा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है और फ्लोराइड की बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि ये इन चीज़ों की डेफिशिएंसी जो है ये भी दांतों को इफेक्ट कर रही होती है, तो इनको कैसे देखना चाहिए कि ये बॉडी में मेंटेन? एक तो एक टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आप कैल्शियम के लिए आसान सा तरीका, दूध आप थोड़ा ले सकते हैं। जो डाइट जितनी भी है ना, दूध वगैरह, ये उससे आपका थोड़ा सा कवर हो जाता है, इतना हमारा हो जाता है। अब फ्लोराइड आ गया, फ्लोराइड जिन इलाकों में कम होता है ना, वहाँ बाकायदा पानी में पूरे होल टैंकी में मिलाते हैं, या जो है ना उसमें आटे में डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शुक्र इतना कम नहीं, हमारा टूथपेस्ट से भी काम चल जाता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, अक्सर आजकल जो भी टूथपेस्ट लोगे तो उसमें फ्लोराइड होता है। तो फ्लोराइड का ये फंक्शन है कि वो कीड़े को मारता है और दांत को मजबूत करता है। ठीक है। तो फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए। लेकिन फिर कभी कभार प्रोफेशनल हम करते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन होता है, कभी कभार जिसको ज़रूरत होती है ना, बहुत ज़्यादा दांतों में कीड़ा हुआ है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फ्लोराइड का भी ये नहीं कि प्रोफेशनल आप फिर हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाए करे, उसका भी फिर ये साइड इफेक्ट है कि दांत थोड़े से पीले हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो दांतों का पीलापन है, इसका क्या इलाज है? क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग के एक चारे होते हैं कि उनके दांत भी ब्राइट हों, चमकते हुए हों। इनको हॉलीवुड स्माइल अगर आप कहें, इस पर मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए भी हैं। देखो, इनके मेन 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लीचिंग हम इसको कहते हैं, उससे दांत वाइट हो जाएंगे। ब्लीचिंग परमानेंट नहीं रहता, याद रखना, वो 6 माह या साल काम करेगा। अब पेशेंट कहते हैं नहीं, मुझे इससे भी थोड़ा मुझे परमानेंट चाहिए, लंबा चाहिए, और उसके दांत भी थोड़े से टेढ़ या इस तरह कोई थोड़ी सी स्पॉट्स हो, येलो इस तरह ना, जो बिल्कुल एक कलर नहीं दे रहा, तो उसके लिए फिर हम विनियर
वो करते हैं। अच्छा, जिस तरह लड़के नाखून नहीं लगाती, सिंपल आर्टिफिशियल नाखून लगते जिस तरह लगते उस तरह हम उसके लिए थोड़े दांत रफ करके उसके ऊपर वो लगा लेते हैं विनियर्स। ठीक है, तो वो आप जितना वाइट चाहें, जितना खूबसूरत चाहे तो कर सकते हैं। मगर क्या ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट है, लेकिन इस तरह परमानेंट, मैं अक्सर कहता हूँ ना, हर चीज़ की कुर्बानी के लिए ना कुछ आपने अपना भी कुर्बान करना पड़ता है। तो मैं अक्सर पेशेंट में मुझे आते कह रहे हैं मेरे को परमानेंट है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन आप पे हो जाएगी। अब आपको मैं कभी नहीं कहूँगा आप उसे डायरेक्ट गंडेरी का डायरेक्ट उसके साथ कोई चीज़ तोड़े। तो ये रिस्ट्रिक्शन फिर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं उनको कहता हूँ ना, ये हॉलीवुड जितने भी स्माइल आते हैं ना, ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के आते हैं। ये अपने दांत थोड़े से काट देते हैं, हम उसके काट देते हैं, फिर वो डाइट में काफ़ी ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह परमानेंट नहीं कि मतलब आप जिस तरह अपने दांतों के साथ खा रहे हो तो उसके साथ भी। लेकिन अगर कोई इतना एग्रेसिव ना जाना चाहे तो क्या होम केयर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर मेंटेन किया जाए तो दांत चमकदार भी रहें, सेहतमंद भी रहें और सफ़ेद भी रहें? एक दो रेमेडीज़ अक्सर होती है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी भी फिर एक तो है कि सोडा, बेकिंग सोडा लेके ना और लेमन के साथ थोड़ा सा मिक्स करके ना तो वो दांतों पे लगाएं, उससे भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। लेकिन वो आप ये ना करें कि रोज़ाना बेस पे करें या आप महीने में 2-3 दफ़ा करें, क्योंकि उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे। और दूसरा एसिड है कि लेमन, तो आपके दांत के अपर रफ सरफेस ख़राब करेगा। ठीक है, कभी कभार किसी मतलब शादी पे जा रही हो या कोई फंक्शन पे जा रही हो तो एक दफ़ा कर ले, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा चारकोल आजकल बहुत थोड़ा मार्केट में इन हो रहा है। चारकोल, हाँ, टूथपेस्ट भी आजकल आते हैं, उससे भी थोड़ा आप लगा के ना उससे भी थोड़ा हो जाता है। ये चारकोल वही है जो कोयला जिसे हम उसके स्पेशल भी आते हैं, हाँ वही तकरीबन, लेकिन वो ये थोड़ा स्पेशल होता है। ठीक है, हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल आजकल टूथपेस्ट भी चारकोल के स्पेशल आते हैं, इवन टूथब्रश में भी कभी कभार लिखा होता है चारकोल इसमें। तो वो ये चीज़ें हो सकती, लेकिन इतना फ़र्क नहीं लाएगा, मतलब 19-20 फ़र्क आएगा। जितना हम ब्लीचिंग से लाते हैं, विनियर से लाते हैं, उतना नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो पुराना है उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अकल दाढ़ का मसला जो है, जिन लोगों को हो रहा हो, बच्चों को होता है अक्सर जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगे और इसकी सर्जरी जो है वो कितनी रेकमेंडेड है? अच्छा, उसके लिए देखो शॉर्टकट फार्मूला जो कुछ रिसर्च बताता है, अगर आपको इसमें इशू है तो निकाल दे, अगर इशू नहीं है तो ना निकालें। मैं आपको फ़ायदा भी बताता हूँ कि ना निकालने का क्या फ़ायदा है और निकालने का। अगर अक्सर लोग आजकल पाकिस्तान में बाइक्स तो बहुत चल रहे हैं, तो जब भी आप ये जगह आपकी हिट होती है ना, जब गिर जाते हैं ना, तो चांस होता है कि आपकी ये जगह टूट जाए, जॉइंट। तो हम अक्सर कहते हैं अगर इधर दांत पड़ा हो ना, दांत ठीक है, तो ये बोन थोड़ा सा वीक हो जाएगा ना, मतलब इतना दांत ये पोर्शन तो दांत ने ले लिया तो पीछे थोड़ा बोन रहेगा, तो चांस है कि ये जगह टूट जाए। तो हम अगर खुश होते हैं ना तो इस जगह के लिए खुश होते हैं टूटने के लिए, ठीक है, इसके लिए नहीं होती। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है बनिस्बत इसके। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको तंग नहीं कर रहा और मुंह में पड़ा है तो कभी भी सोच पे ना जाए कि आपको कोई कहे कि यार इसको तो हर कोई निकालता है। डॉक्टर्स तो आजकल बड़ा भाग के निकालते हैं, जरा सा बच्चा कंप्लेंट करें तो वो कहते हैं निकलवा। नहीं, इसका और भी ऑप्शन है। कभी कभार सीधा निकल रहा होता है, आप उसको, मेरा खुद इस तरह था, मेडिसिन दे दो उससे ठीक हो जाएगा। अगर दांत सीधा निकल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा गोश्त है, तो कभी कभार हम गोश्त काट देते हैं, ठीक है, लेकिन दांत नहीं निकालते। हाँ, तो गोश्त को काट देते हैं, दांत वापस आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो ये एहतियात करना है कि मतलब फजूल में नहीं। कभी कभार इसके में ये यूज़ भी हो सकता है ना। अब फर्ज करें आगे किसी के 2 दांत खराब हो गए, तो इस पे हम ब्रिज लगा सकते हैं। ठीक है, मैं तो अपनी पेशेंट का जिसका भी हो ना, अगर मुझे पता चले कि यार उसका आगे दांत खराब है, तो मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच जाए, कल इसकी फ़ायदा देगा उनको। ठीक है, सो आप रेकमेंड करते हैं कि निकलवाना नहीं चाहिए? अगर पेन दर्द कुछ नहीं कर रहा तो ना निकालें। और अगर पेन दर्द कर रहा है तो वो करें, अगर आपके पास ऑप्शन गोश्त काटना सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर निकालना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब कैविटीज़ फिलिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पे वो वाली फीलिंग्स आ गई हैं कि जो सेफ़ हैं और हेल्दी हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये डिस्कस किया जाता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो इंटरनेशनल ग्रेड की नहीं है, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड हैं या FDA अप्रूव्ड हैं। नहीं, आजकल है, काफ़ी है। आप देखो, एक फीलिंग है एमलगम, जिसको चांदी वाली फीलिंग कहते हैं, उस पर आजकल दुनिया में डिबेट चल रहा है। किसी कंट्री में बंद हो गई, अनकरीब शायद UK में भी बंद हो जाए ना, उस पे है मरकरी वाले की बात, मरकरी वाले की, उस पे डिबेट है। लेकिन वो ये नहीं है कि UK यूरोप में मतलब उधर से भी फैक्ट्रीज है, उधर से भी तैयार होकर मतलब आते हैं हमारे पास, उधर भी यूज़ हो रहा है आजकल। मेरे पास जितने ओवरसीज पेशेंट आते हैं ना, और थोड़े ज़्यादा एज के, मैं क्या मानते ही नहीं कि उसके मुंह में वो ना हो, एमलगम फीलिंग ना हो, लेकिन डिबेट है वो शायद बंद हो जाए। लेकिन आजकल जो है ना, जो कंपोजिट फीलिंग है, आप दुनिया के जिस कंपनी का कहे पाकिस्तान में आजकल मिल सकता है। ठीक है, या अगर आपको इधर नहीं मिल सकता, मेरे कुछ इस तरह मुझे कुछ नहीं मिलते, तो मैं दुबई से मंगवा देता हूँ। बिल्कुल सही, तो मिल जाते हैं सारे। अच्छा, सीनियर हमारे जो सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग जो हैं, एक उम्र में आके दांत गिर जाते हैं,
और खाना खाना और खाना चबाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या रेकमेंड करते हैं आपके उसके लिए क्या ट्रीटमेंट उन्हें करना चाहिए? क्योंकि अगर वो डेंचर्स भी लेते हैं तो वो भी मतलब उसके साथ भी मसले होते हैं, बिल्कुल मसला होता है। खाना चबाना जो है बहुत मसला, जिसकी वजह से उनकी सेहत फिर डिटेरिएट बिल्कुल होती है। बस मैं तो ये कहूँ अल्लाह भला करे जिसने इम्प्लांट निकाला है, हाँ। तो वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। अब इस तरह मेरी एक पेशेंट है, मेरे ख्याल में 80 की 85 एज की है, तो उसका यही कंप्लेंट था कि नीचे दांत जो है ना, असल में ऊपर वाला फिर भी ठहर जाता है, नीचे वाले नहीं ठहरते, तो फिर उसके लिए हम 4-5 इम्प्लांट लगा लेते हैं। इस तरह एक पेशेंट की मैंने 3 लगा दिए, तो वही डेंचर उस 3 इम्प्लांट पर ठहर जाता है। ठीक है, तो ज़बरदस्त खाना खा रही है माशाल्लाह। ठीक है, अगर आप फिक्स चाहते हैं इस उम्र में तो वो भी लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव तो है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव है, वो भी डिपेंड करता है लोकेशंस पे और इस पे थोड़ा डिपेंड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के अफोर्ड कर सकते हैं ऑप्शन ना हो तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। मैंने रैंडमली जितने इश्यूज़ मेरे जहन में आ सकते थे डेंटल हाइजीन के बारे में वो मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किए हैं। इन तमाम मसलों का जो एक सबसे बड़ा बचाव यही है कि हम अपने दांतों का ख्याल रखें और वैल्यू करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा इफ़ेक्टिव एंड यूज़फुल सा ऑर्गन जो है वो दिया हुआ है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो ये कहना आसान है कि ये करवा लें, वो करवा लें, वो करवा लें, वो करवा लें। जब हम करवाते हैं तो हमेशा उसके कोई ना कोई काउंटर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आते हैं, जिनमें से एक डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस वगैरह का बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि ना जाएं ऐसे डेंटिस्ट के पास जो अताई जो मेंटेन नहीं करते हैं डेंटल हाइजीन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली वो मेंटेन नहीं करते या उनको स्टेरलाइज नहीं करते। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूँगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काफ़ी इस पे वो करे। जिस तरह कुछ सूबे है, जिस तरह पंजाब में मैं काम कर चुका हूँ, उधर आज से नहीं मतलब कब से ज़बरदस्त उस पर चल रहा है ना क्वैकरी के ख़िलाफ़ एक्शन। बदकिस्मती इस्लामाबाद में बहुत वीक है और केपी में भी इतना वो नहीं मतलब, तो ये गवर्नमेंट अगर प्रॉपर उस पर ले लें तो फिर हो सकता है, वरना इस्लामाबाद में जो थोड़ी बहुत क्वैकरी कंट्रोल है सिर्फ एजुकेटेड लोगों ने कंट्रोल की, जो उनके पास जाते नहीं है। तो ये अपनी सेहत अपने हाथ में होती है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अगर ज़रूरत पड़ी गई है डेंटल ट्रीटमेंट की तो जिस डॉक्टर के पास जाएं ये चेक करें कि स्टेरलाइज हैं इक्विपमेंट, प्रॉपर नए इक्विपमेंट आपके लिए यूज़ करें या नहीं तो कम से कम प्रॉपरली स्टेरलाइज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आफरीदी, आपने ज्वाइन किया और आप साथ रहे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।